कोई भी बच्चा प्लीज माइक ऑन मत कीजिएगा, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है वो बाद में देखा जाएगा, हम कर लेंगे मैनेज। ठीक है, लेकिन अभी डिस्टर्ब कर देंगे तो फिर मेरा फ्लो टूट जाएगा। और बहुत जल्दीबाजी हड़बड़ी में आधा के क्लास स्टार्ट किए हैं, तो थोड़ा पहले से भी एक हो जाता है प्रेशर सा क्लास का। ठीक है, चलिए थैंक यू जो लोग इन्फॉर्म किए रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है किस पेनिनसुला में कौन कौन सा देश है। कल लगता है ये नहीं था क्लास में, रवीश कुमार आप थे कल क्लास में? कल की पूरी क्लास जो थी उसमें हम सिर्फ यही बताए कि किस पेनिनसुला में कौन कौन देश है। आज की जो क्लास है वो फोकस है कहाँ पे कौन सा पर्वत है, कहाँ पे कौन सा पठार है, कहाँ पे कौन सी नदी है। पर्वत पठार नदियों के साथ साथ एक्सप्लानेशन वाली क्लास है आज। कल आप नहीं होंगे क्लास में, इसलिए आपके ऐसे कमेंट्स आए। ठीक है, पर्वत पठार नदियां मैदान, इस पे आज हमारा फोकस है, इन चार चीजों पे। फैक्चुअल ज्यादा है आज की क्लास, और कल वाली जो क्लास थी वो जो थी वो थोड़ा कम फैक्चुअल थी। जी, जिनकी क्लास छूट गई उनको थोड़ी सी आज प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैंने कल की क्लास रिकॉर्ड की है, आपको मिल जाएगी क्लास। ठीक है, देखिए ये जो रीजन है पूरा का पूरा यूरोप वाला रीजन, इसमें ये वाल्कन पेनिनसुला है, और ये टर्की वाला पार्ट है, ये क्रीमिया वाला पार्ट है, ये एजोव सी वाला पार्ट है, ये कर्च पेनिनसुला वाला पार्ट है, ये टर्की है। और यहाँ के बाद फिर इधर एक माउंटेन है काकेसस माउंटेन, काकेसस माउंटेन के बाद ये एक झील है, कास्पियन सागर बोलते हैं। इसके ऊपर एक नदी है यूराल नदी, और यूराल नदी के बाद फिर यूराल पर्वत है। पूरा यूराल पर्वत ही बॉर्डर नहीं बनाता, यूराल नदी है कुछ दूर तक। ये हमने बनाना कल सीखा था कल की क्लास में। और उसके बाद हमने यहाँ बनाया था ब्रिटेन और स्कॉटलैंड वाला पार्ट, यहाँ आयरलैंड बनाया था, और ये आइसलैंड वाला पार्ट था, और उधर ग्रीनलैंड वाला पार्ट था। अब हम बात कर रहे हैं माउंटेन्स की। सबसे पहले कहाँ कौन पर्वत है, हम एक कलर ले लेते हैं। दूसरा, एक पर्वत यहाँ है जिसका नाम है स्कैंडिनेवियन माउंटेन सीरीज। एक पर्वत यहाँ है, ठीक है, जिसका नाम है स्कैंडिनेवियन पर्वत। सबसे पहले पर्वतों का लोकेशन देख लेते हैं। एक पर्वत यहाँ है जिसका नाम है पिरेनीज, और एक यहाँ है जिसका नाम है एपेनीज। यहाँ है जो है मेन आल्प्स, एक इधर आया है छोटी सी पर्वत श्रेणी, एक ऐसे मुड़ गया है। ठीक है, इधर भी मुड़ गया है। तो पर्वत जो टोटल नंबर ऑफ माउंटेन्स हैं, कौन कौन से माउंटेन्स कहाँ हैं, वन बाय वन करके हम इसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, सबसे नॉर्थ में हमने देखा सबसे ऊपर जो एक माउंटेन था, वो कौन सा माउंटेन था आपने देख लिया। सबसे ऊपर था स्कैंडिनेवियन माउंटेन। ठीक है, कुल मिला के यूरोप में जो पर्वत है वो 1 2 3 4 5, मैंने नोट करके रखा है 22 पर्वत है छोटे छोटे, 22 छोटे 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 बड़े पर्वत है। ठीक है, 22 छोटे छोटे पर्वत है। एक एक करके पर्वत को आइडेंटिफाई कीजिएगा, सब जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ जरूरी है कुछ जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है इस माउंटेन को जानना, वो कौन था, स्कैंडिनेवियन माउंटेन। स्कैंडिनेवियन माउंटेन के बाद दूसरा जो सबसे नीचे आप पॉइंट देख रहे हैं, ये नीचे का माउंटेन, ये आल्प्स का मुख्य श्रेणी है, जिसको आल्प्स पर्वत श्रेणी कहते हैं। मेन आल्प्स है, मुख्य आल्प्स है। इसका नाम है पिरेनीज, पिरेनीज माउंटेन। यहां जो माउंटेन है इसका नाम है पिरेनीज माउंटेन। ठीक है, और जो इटली में है इसका नाम है एपेनीज माउंटेन। ठीक है, एपेनीज माउंटेन, हिंदी में ही लिखता हूं, एपेनीज माउंटेन। अच्छा, इसके अलावा छोटे छोटे पर्वत हैं, ये मेन पर्वत बता दिया, ये सब आल्प्स हैं। एक डैनरिक आल्प्स है, दूसरा जो पर्वत है एक डैनरिक आल्प्स है, और ये बाल्कन वाला पार्ट है, ये डैनरिक आल्प्स है, डैनरिक आल्प्स, आल्प्स। और ये जो पर्वत है इसका नाम है कार्पेथियन पर्वत, कार्पेथियन पर्वत। इसी में एक पर्वत है जिसका नाम है ड्रैकुला। ये जो पर्वत है इसका नाम है काकेसस पर्वत। सिर्फ माउंटेन रटना नहीं है कोई भी, बस एक बार देखो, हम सब से जुड़ी कुछ स्टोरी सुनाएंगे और वो स्टोरी ही काम आएगी आपको, उसी से याद रहेगा। स्कैंडिनेवियन पर्वत, और ये पर्वत है यूराल। यूराल इसलिए याद रहेगा
क्योंकि एशिया और यूरोप के बीच बॉर्डर बनाता है। काकेसस भी इसलिए याद रहेगा क्योंकि एशिया और यूरोप के बीच बॉर्डर बनाता है। मेन आल्प्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ऊंची चोटी यूरोप की इसी में है, मेन आल्प्स में ही है, जिसको माउंट ब्लांक कहते हैं। माउंट ब्लांक यूरोप की जो चोटी है, एक तो सबसे ऊंची चोटी काकेसस में है, लेकिन जो पश्चिमी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक न्यूज में भी था, ठीक है, इसलिए माउंट ब्लांक को याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों न्यूज में था? ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे है और उस पे स्विट्जरलैंड ने तिरंगा फहराया था कोरोना लॉकडाउन के कारण। तो ये जो मेन आल्प्स है यही है। एक माउंटेन यहाँ पे छोटा सा है, नाम क्या है? जूरा माउंटेन, नाम सुना होगा, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है, यहीं से जुरासिक पार्क का कॉन्सेप्ट आया है। यहाँ पे है जूरा पर्वत, जूरा माउंटेन। एक छोटा सा माउंटेन जर्मनी में है जिसका नाम है ब्लॉक पर्वत, या ब्लॉक ब्लॉक पर्वत बोलते हैं, ब्लैक ब्लैक हॉर्स भी बोलते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट वहीं पर है इसी जंगल के पास। तो ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, जूरा माउंटेन, डेनरिक आल्प्स, कार्पेथियन, एपेनीज, पेरेनीज, ये तो हुए इंपॉर्टेंट, ये हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखिएगा पेनाइन। अब जो एक्स्ट्रा है वो भी जानना है, ठीक है, एक्स्ट्रा भी जानिएगा। अब कैसे कैसे संभालें, एक दो लोग नन्हे बच्चे क्लास में आ गए हैं तो उनको थोड़ा देखना पड़ेगा किनके आवाज से, साउंड से प्रॉब्लम हो रही है। अब बार बार एक बच्चा मैसेज कर रहा है सर साउंड से प्रॉब्लम हो रही है, किसी का साउंड ओपन नहीं है, तो आपका खुद का माइक का कुछ प्रॉब्लम होगा, थोड़ा देख लीजिए, मैंने चेक कर लिया। बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा आ रही है। अभी भी आ रही है? सर अभी भी आ रही है। यस सर, अभी भी आ रही है आवाज। चलिए यूट्यूब ठीक है, वाली एक बार हम ऑफ करते हैं। अभी ठीक है सर। अब ठीक है? कोई एक कमेंट करके बताइए। यस सर, ठीक है, अब आवाज नहीं आ रही है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पर्वत उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं सारे, पर्वत बहुत सारे हैं। जैसे इंग्लैंड में एक पर्वत है पेनाइन पर्वत, ठीक है। पढ़ते समय जब आगे एक्सप्लेन करेंगे ना हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, तो उसमें इन पर्वतों को हम यूज करेंगे पढ़ाते समय। इंग्लैंड में पेनाइन पर्वत है, ठीक है, इंग्लैंड में पेनाइन पर्वत है। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे जूरा पर्वत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जूरा पर्वत क्यों इंपॉर्टेंट है, कहानी सुनो। जूरा माउंटेन में सबसे पहले एक चट्टान को आइडेंटिफाई किया गया जो ऐतिहासिक रूप से बहुत प्राचीन था। उस काल का चट्टान था जिस काल में डायनासोर हुआ करते थे धरती पे। तो अब जूरा माउंटेन के नाम पे एक युग का नाम हो गया जुरासिक युग। याद रखना, जूरा माउंटेन इसलिए आपको याद रहेगा क्योंकि आपने जुरासिक मूवी देखी, ठीक है। जूरा माउंटेन इसलिए आपको याद रहेगा कि आपने जुरासिक मूवी देखी होगी। अब जूरा से जुरासिक कनेक्ट हो गया, याद रहेगा आपको। कहां है जूरा माउंटेन? तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है, ठीक है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है। एक मिनट, मुझे लगता है कि यूट्यूब चल रहा होगा इसमें, जिसके कारण परेशानी हो रही है। अब नहीं आएगी। कपिल शर्मा का शो चल नहीं रहा था, ये मैंने ट्राई किया था आज यूट्यूब को लाइव करने का, लेकिन वो उसके कारण थोड़ा सा टेक्निकल अकेला होने के कारण प्रॉब्लम हो रही थी। अब कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, सही होगा अब तो। अच्छा, उसकी साउंड आ रही थी आप लोगों को।
ठीक है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था पेनाइन, ये पर्वत श्रेणी का बात कर रहा था। एक जूरा माउंटेन हो गया और पेनाइन पर्वत हो गया, स्कैंडिनेवियन पर्वत हो गया। जूरा की स्टोरी बता रहा था। जितने पर्वत पढ़ना है ना, सबकी स्टोरी सुननी है, तभी वो याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक कि सर ने ऐसा बताया था। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे एक माउंटेन है, उस माउंटेन का नाम है जूरा माउंटेन। छोटा सा माउंटेन है, जैसे आपके गांव पर उसमें यदि कोई पहाड़ी हो वैसी पहाड़ी है, बड़ा पर्वत नहीं है। ये पर्वत जो है प्राचीन काल का पर्वत है, ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है। और इसमें जो चट्टाने हैं उसका जब चेक किया गया कि उम्र क्या है, तो पता चला ये उस एज का है जिस एज में डायनासोर होते थे। डायनासोर के फॉसिल्स भी मिले हैं उस पत्थर में। तो इसी के आधार पे जुरासिक पार्क का कॉन्सेप्ट आया। इसी के आधार पे जूरा माउंटेन के आधार पे, नाम पर्वत का पहले से था जूरा माउंटेन, बाद में वहां डायनासोर के फॉसिल मिले। तो अब जहां भी डायनासोर का फॉसिल मिलता है तो मान लिया जाता है कि वो उसी काल का है, तो उसका नाम ही पड़ गया जुरासिक। कई बच्चा सोचता है कि डायनासोर और जुरासिक में क्या रिलेशन है। कोई रिलेशन नहीं है, बस एक रिलेशन है कि संजोग ऐसा था कि वैज्ञानिकों को जो पहला चट्टान डायनासोर के फॉसिल के एज वाला मिला, वो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे स्थित एक पहाड़ी से मिला। उस पहाड़ी का नाम था जूरा। और उसके बाद जूरा माउंटेन्स के जैसा जहां भी मिला फॉसिल, उसको जुरासिक कह दिया गया। और जिस काल में डायनासोर हुए थे उस काल को भी जुरासिक काल कहा गया। और डायनासोर से रिलेटेड कहीं कोई पार्क बने तो जुरासिक पार्क बन जाता है। तो जूरा शब्द कहां से आया? एक पहाड़ी से। कहां है पहाड़ी? स्विट्जरलैंड में। इसी तरह एक माउंटेन है, यहां देखो, ब्लॉक पर्वत। इसी को ब्लैक होस्ट पर्वत भी बोलते हैं या ब्लॉक पर्वत भी बोलते हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट, कहीं कहीं ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत लिखा होगा। कहां है ये? जर्मनी में है। हॉन्टेड पर्वत है, भूतिया। जो जाता है वो खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। जैसे होता है ना, कोई पर्टिकुलर रीजन के बारे में ऐसा बात फैला हुआ होता है। जैसे कि आप यहां देखोगे, निधि वन के बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, मथुरा का निधि वन, कि वहां पे राधा कृष्ण आते हैं, ऐसा कुछ। उसी तरीके से एक ऐसी माइथोलॉजिकल स्टोरी है। कहां पे? जर्मनी में एक जंगल है, जिस जंगल का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। उस जंगल का नाम ही है ब्लैक फॉरेस्ट। और ये जो जंगल जिस पहाड़ी पे है, उस पहाड़ी का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। जर्मनी में है। काला जंगल नहीं है, वो भूतिया जंगल है, इसीलिए उसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। और वो जंगल जिस पहाड़ी पे है ना, वो माउंटेन बिल्कुल बाकी माउंटेन से अलग है। आप बोलोगे कैसे? तो बाकी माउंटेन बनता है ज्वालामुखी फटने से बनता है, या फिर चट्टानों के फोल्ड होने से बनता है, फोल्डिंग होने से बनता है, रॉक से। हिमालय फोल्डेड माउंटेन है, बलित पर्वत है। भारत का चट्टान, भारत का भूखंड मुड़ गया, चीन का भूखंड मुड़ गया, तो इनके मुड़ने से बना है हिमालय पर्वत श्रेणी। लेकिन ये जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी का है ना, जर्मनी का ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत थोड़ा अलग है। इसके बनने की कहानी, ये बना कैसे है? इसके दोनों तरफ की चट्टान धंस गई। ये चट्टान धंस गई, ये चट्टान धंस गया, और ये चट्टान अपने से जहां था वहीं रह गया। ये ऑटोमेटिकली उठ गया। मतलब ब्लॉक होता है ना, मान लीजिए लकड़ी का 3 गुटका है, 3 लकड़ी का गुटका है, गुटका 1, गुटका 2, गुटका 3, 3 लकड़ी का ब्लॉक है। यदि 2 ब्लॉक नीचे धंस जाए तो एक ब्लॉक आप ऑटोमेटिकली बाकियों से क्या लगेगा? वो ऊंचा लगेगा। तो ऐसी ही कुछ कहानी है इस ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन की। ये एक ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक ब्लॉक पर्वत वैसे पर्वत को कहते हैं जो इस तरीके के ब्लॉक बनने से होता है, यानी जिसमें चट्टानें धंस जाती हैं दोनों तरफ की और बीच का भूखंड उठा रह जाता है। एक यूनिक माउंटेन है, अद्भुत अलग प्रकार का माउंटेन है, जो जर्मनी में है। ठीक है, इसीलिए जो अद्भुत है, जो अलग है, जो यूनिक है, वो क्वेश्चन में आता है। तो जर्मनी का ये ब्लैक फॉरेस्ट याद रखना, और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर का ये जूरा माउंटेन याद रखना। इसी तरीके से पेनाइन इंग्लैंड का एक पर्वत है। ठीक है, इंग्लैंड में एक छोटी सी पहाड़ी है, पर्वत है पेनाइन। ये इंग्लैंड में उत्तर दक्षिण दिशा में फैला हुआ बलित माउंटेन है। ऐसे करके फैला हुआ एक बलित माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है। यानी इंग्लैंड में भी फोल्डेड माउंटेन है, और उसका नाम क्या है? पेनाइन माउंटेन सीरीज। ठीक है, याद रखते जाना। जो जो माउंटेन एक्स्ट्रा बताऊं उसको ज्यादा ध्यान से रखना, वही एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड पे बॉर्डर कौन बनाती है? आईएएस के एग्जाम में पूछा था। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर बनाती है जूरा माउंटेन। ठीक है, जूरा माउंटेन। अब एक बच्चा पूछ रहा है
सर वो ब्लॉक है। ठीक है गुड्डू भाई, ब्लॉक माउंटेन और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन एक ही पास है। उसी ब्लॉक पर्वत के आसपास के रीजन में कई पहाड़ियां हैं और खुद ब्लॉक माउंटेन को भी कहीं कहीं ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट वो जंगल का नाम है जिसके बेसिस पे, और ब्लॉक बनने की प्रक्रिया के आधार पे है। वो पर्वत बना जिस प्रोसेस से है वो ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण जो करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द माउंटेन, जो प्रोसेस ऑफ ओरिजिन है उसके बेसिस पे। और जो फॉरेस्ट है ब्लैक फॉरेस्ट, वो जर्मनी का एक स्पेशल फॉरेस्ट है। तो याद रखना ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट माउंटेन है जिसकी बात मैं कर रहा था, यूराल माउंटेन। यूरोप और एशिया का बॉर्डर बनाने वाली ये भी फोल्डेड माउंटेन है, यूराल माउंटेन। ये इसलिए यूनिक है, इससे एक नदी भी निकलती है, यूराल नदी, जो कैस्पियन सागर में गिरती है। ये यूराल नदी है, तो इसको भी याद रखना। फिर काकेसस जिसकी बात मैं कर रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे यूरोप में माना जाता है कि इसका जो सर्वोच्च शिखर है एल्ब्रुस है, पूरे यूरोप की ऊंची चोटी है। काला सागर से कैस्पियन सागर तक, काला सागर से कैस्पियन सागर तक फैला है ये। और इसी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और उस ऊंची चोटी का नाम जो है एल्ब्रुस है, एल्ब्रुस। ये कई बार कई कंपटीशन में पूछ चुका है। एल्ब्रुस जो है चोटी है, ऊंची चोटी, पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस। ठीक है, तो ये इसकी बस अब कॉन्सेप्ट याद रखना, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी इसमें है, एल्ब्रुस। ठीक है, काकेसस में। लेकिन उतनी ऊंची नहीं है जितनी की एवरेस्ट है। कितनी ऊंची है आपको बता दूंगा मैं, ध्यान देना, पहले बताता हूं, रुक जाओ पहले। ये माउंट ब्लांक यहां इस आल्प्स का एक स्विट्जरलैंड में एक ऊंची चोटी है, जो इस पूरे पश्चिमी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है माउंट ब्लांक। याद रखिएगा, जिसपे अभी रिसेंटली भारत का तिरंगा लाइट शो करवाया था इसने। ठीक है, इटली का पर्वत एपेनियन पर्वत है, याद रखेंगे आप। और कैंटाब्रियन पर्वत है, स्पेन में भी कुछ माउंटेन है। एक बच्चा लिख रहा है, ठीक है, स्पेन में एक माउंटेन है, इसका नाम तो याद रहेगा ना, पिरेनीज, जहां एंडूरा पर्वत है। स्पेन में एक छोटा पर्वत है, बड़े बड़े पर्वत सब हमने पढ़ लिए। आल्प्स पढ़ लिया, आल्प्स जो है फ्रांस और इटली की सीमा बनाती है। हमने काकेसस पढ़ लिया जो बेसिकली रूस में आता है। हमने इसके अलावा एक पर्वत है मोरनी पर्वत, बहुत कम बच्चों को पता होगा। मोरनी नाम की पर्वत आयरलैंड में है। यहां एक माउंटेन है, पूछता नहीं है कभी और ना ही पूछेगा। मोरनी पर्वत आयरलैंड में एक छोटा सा पर्वत है, पेनाइन इंग्लैंड में है और मोरनी आयरलैंड में है। कैंटाब्रियन स्पेन में है, ये कभी कभी पूछता है। स्पेन में कैंटाब्रियन नाम का पर्वत है, ये पूछता है। कैंटाब्रियन, कैंटाब्रियन पर्वत जो है ये स्पेन में है। तो लगभग जो भी माउंटेन्स हैं यूरोप में, बहुत सारे छोटे बड़े माउंटेन्स हैं। और बेसिकली आपको जिसको जिसको जानना है वो मैंने बता दिया। कार्पेथियन माउंटेन बताया था ना, कार्पेथियन, ये सर्बिया से होके गुजरता है और ऑस्ट्रिया हंगरी तरफ जाता है। इसमें एक चोटी है ड्रैकुला माउंटेन, जो बहुत ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है, भूतहा, हॉन्टेड। ड्रैकुला एक राजा था जो इसी हंगरी क्षेत्र में एक कार्पेथियन माउंटेन की छोटी सी सीरीज का नाम है ड्रैकुला माउंटेन के नाम से उसको जानते हैं। तो याद रखिएगा, कार्पेथियन में ही ये ड्रैकुला माउंटेन है, रोमानिया से लेके यूक्रेन तक फैला है। ठीक है, रोमानिया से लेके यूक्रेन तक फैला हुआ है ड्रैकुला माउंटेन। पर्वतों को बस सिर्फ आइडेंटिफाई करते जाइए कहां से कौन सा पर्वत है, और मेन मेन पर्वत पर फोकस करिएगा। मेन पर्वत पे नंबर ऑफ माउंटेन्स बहुत सारा है। जर्मनी में लीना और साल के बीच में एक नदी है, उसका नाम है हॉर्ज पर्वत। जर्मनी में एक हॉर्स्ट है, ब्लैक हॉर्स्ट, और दूसरा क्या है, हॉर्ज माउंटेन है। और जितने इंपॉर्टेंट थे सब हमने डिस्कस कर लिया आपसे। और आल्प्स सबसे ज्यादा है इसमें इंपॉर्टेंट, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है, आल्प्स, डेनरिक आल्प्स, कार्पेथियन, ड्रैकुला, इसी कार्पेथियन में एक चोटी है ड्रैकुला, ये देख लिया। ब्लैक फॉरेस्ट या ब्लॉक माउंटेन है एक तरह का, जूरा देख लिया आपने, पेनाइन देख लिया आपने, मोरनी देख लिया, कैंटाब्रियन माउंटेन देख लिया, पिरेनीज देख लिया, एपेनीज देख लिया, और उधर काकेसस और यूराल देख लिया। इतना माउंटेन काफी है यदि आपको याद रह जाता है तो। पर्वतों की संख्या इतनी अधिक क्यों है यूरोप में, अब इस पे बात करते हैं। यूरोप माउंटेन में, सॉरी, यूरोप महाद्वीप में नंबर ऑफ माउंटेन्स इतने ज्यादा क्यों बने हैं?
आप गौर से देखेंगे ना तो यूरोप का जो हर एक देश है लगभग, इधर फ्रांस में भी छोटी छोटी पहाड़ी है, जैसे जूरा हो गया वो इनके बॉर्डर बनाती है स्विट्जरलैंड। तो इतनी पहाड़ियां क्यों है, माउंटेन क्यों है यूरोप में? एक तो यूरोप जो है काफी टूटा फूटा कॉन्टिनेंट है, देख लो आप, ब्रोकन बहुत ज्यादा है, और खुद में ये पेनिनसुला है। और यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो है, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट अफ्रीका से टूट के इतनी दूरी सफर किया है, वैसे ही कभी यूरोपियन कॉन्टिनेंट इक्वेटर के नीचे हुआ करता था, और ये इक्वेटर से ऊपर की ओर प्लेट टेक्टोनिक के कारण मूव किया है। तो प्लेट टेक्टोनिक के कारण, इतना मूवमेंट होने के कारण ही इनमें जहां जहां पे भी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई है, वहां वहां फोल्डेड माउंटेन जनरेट हुआ है। जैसे स्कैंडिनेवियन जो है वो वॉल्केनिक माउंटेन है, बट बाकी जो आल्प्स है, जो अल्पाइन ग्रुप में जितने माउंटेन्स हैं, ये सब के सब फोल्डेड माउंटेन्स हैं। इवन यूराल भी फोल्डेड है, काकेसस भी फोल्डेड है। टोटल अल्पाइन जो पिरेनीज, एपेनीज, कैंटाब्रियन और डेनरिक आल्प्स, कार्पेथियन, सब के सब ये जो माउंटेन्स हैं, ये फोल्डेड माउंटेन है, बलित पर्वत। फोल्डेड माउंटेन क्या होता है? जब चट्टानों का जो परत है, रॉकबेड है, ये मुड़ जाता है, ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाता है, तो जो इसका ऊंचा वाला भाग है यही पर्वत की का आकार ले लेता है, और बीच वाला भाग पासेस बन जाता है, दर्रे का आकार ले लेता है। तो यूरोप में जो अल्पाइन ने, ब्लॉक नहीं है, अल्पाइन में ब्लॉक काउंट नहीं होता है, जूरा काउंट नहीं होता है। ब्लॉक और जूरा जो है ये इसमें नहीं काउंट होता है। जूरा माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन ये दूसरे प्रक्रिया से उत्पन्न माउंटेन है, और बाकी जितने माउंटेन है, अच्छा ये भी दूसरी प्रक्रिया से उत्पन्न माउंटेन है, स्कैंडिनेवियन। बाकी जितने माउंटेन है सब के सब फोल्डेड माउंटेन है। पहचान लीजिए माउंटेन्स को। अब हम प्लेटू की तरफ जाते हैं। इतने पर्वतों में से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने लायक दो ही है। आईएएस में कौन कौन पूछा है? आईएएस के एग्जाम में पूछा है, एक तो पिरेनीज पूछा है कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत है, तो आपको पता है पिरेनीज, जिसके ऊपर एंडूरा है। दूसरा आईएएस के एग्जाम में पुराने क्वेश्चन में पूछा है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा इनमें से कौन सा पर्वत बनाता है, तो ये भी आपको याद रहेगा, जूरा पर्वत, उसी से जुरासिक काल बना है। एक और क्वेश्चन पूछा है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो जर्मनी में है, वो किस नदी की भ्रंश घाटी में स्थित है, तो याद रखिएगा राइन नदी की भ्रंश घाटी में स्थित है। जर्मनी में राइन नदी के भ्रंश घाटी में ब्लैक फॉरेस्ट भी स्थित है, और ब्लैक फॉरेस्ट के अलावा वासजेस माउंटेन भी स्थित है। दो माउंटेन है, एक ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, एक है वासजेस। ये दो माउंटेन है जो राइन नदी की घाटी में है। इनमें से एक पूछा था यूपीएससी के एग्जाम में। अच्छा, एक एक माउंटेन रूस में जाके एशिया वाले पार्ट में, बर्कोयांस्क नाम है, एशिया जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। उसको पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं, ठीक है, तो वो अभी इसमें नहीं काउंट होगा, वो एशिया वाले में काउंट होगा, एशिया में पढ़ेंगे उसको हम। फ्रांस और इटली के बीच कौन सीमा बनाता है? दरअसल फ्रांस के साथ जो जो पर्वत सीमा बनाता है उनको याद रखिएगा। अल्पाइन पर्वत श्रेणी या आल्प्स पर्वत श्रेणी फ्रांस और इटली के बीच सीमा बनाता है। इसका नाम है अल्पाइन, इसका नाम है पेनाइन, इधर है पेनाइन, ये है पेरेनीज, ये है अपेनीज, और इसको कंबाइंडली सबको कहा जाता है आल्प्स माउंटेन सीरीज। इन सबको कंबाइंडली क्या कहा जाता है? आल्प्स माउंटेन सीरीज का ही ये एक्सेस पार्ट है, मतलब सारा पार्ट है। चलिए ध्यान रखिएगा, कौन सी पर्वत श्रेणी ब्लैक सी और कैस्पियन सी के मध्य स्थित है? तो काकेसस पर्वत श्रेणी। पठारों पे चलते हैं हम, प्लेटू देखते हैं। प्लेटूज में मैंने कोशिश की थी कि आज की क्लास को हम लाइव कर लें, लेकिन टेक्नीशियन सपोर्ट नहीं है, अकेले मेंटेन करना लाइव को थोड़ा कठिन था, इसलिए अब एक भाई ने कहा कि सर साउंड आ रहा है, और उसी में मैंने ओपन किया और अपने आप ऑटोमेटिकली कट हो गया। ये इटली, बाल्कन, टर्की, क्रीमिया, एजोब, ठीक है, इधर से ये आया और इधर मिला दिए। यूरोप बनाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं तो बहुत इजीली बना लेता हूं, आप भी उम्मीद करता हूं अच्छे से बना लेंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेटूज को, ठीक है, कहां पे कौन सा पठार है। यूरोप में प्लेटूज जो हैं वो लिमिटेड हैं, बहुत कम पठार हैं, ज्यादातर पर्वत ही है।
और कुछ प्लेटूज को पहाड़ी के रूप में पर्वत में आप पढ़ चुके, जैसे वो जो कैंटाब्रियन पढ़ रहे थे ना, कैंटाब्रियन, वो जो कैंटाब्रियन मैं कह रहा था स्पेन में है, स्पेन में जो एक छोटा सा देश बता रहा था मैं आपको अभी, वो छोटा सा देश कैंटाब्रियन, कहाँ पे मैंने नोट करके रखा था, हाँ ये रहा, स्पेन में। वो छोटा सा पर्वत जो था वो एक पठार जैसा संरचना है। इसी तरीके से स्पेन में एक सियरा नेवेदा, अमेरिका में भी है, नॉर्थ अमेरिका में, वहां वो पर्वत श्रेणी है, और यहाँ स्पेन में भी एक छोटा सा सियरा नेवेदा है। तो नामों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने नोट करके रखा था, एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, पुराने दिनों में पूछता था, रोम जो है, इटली की राजधानी है रोम, रोम 7 पहाड़ियों से घिरा है, रोम जो है 7 पहाड़ियों से घिरा है, और उन 7 पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम है केपिटोलिन पर्वत। रोम, इटली की राजधानी रोम, 7 छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा है, उनमें से सबसे बड़ी पहाड़ी एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा था, और वो था केपिटोलिन पर्वत, केपिटोलिन पर्वत। यूनिक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। चलिए अब हम प्लेटू देखते हैं, कहां पे कौन सा पठार है। ज्यादा पठार नहीं है यूरोप में, 2 से 3 पठार है। एक पठारों के लिए कई टेक्निकल शब्द यूज होते हैं, एक शब्द यूज होता है मैसिव। कहीं पर यदि इंग्लिश में लिखा हुआ हो ये टर्म मैसिव, तो समझ लीजिएगा कि वो पठार की बात कर रहा है, ठीक है, पठार की। प्लेटूज को कहीं कहीं हाईलैंड बोलते हैं, उच्च भूमि बोलते हैं, प्लेटूज को कहीं कहीं उच्च भूमि बोलते हैं, और कुछ जगहों पर इसको मैसिफ बोलते हैं। तो यूरोप में कुछ ऐसे प्लेटूज हैं जिनके लिए यह टर्म यूज होता है मैसिफ, ठीक है, मैसिफ, यानी विंसन मैसिफ करके कहीं टर्म लिखा मिलेगा। तो मैसिफ शब्द जो है पठार के लिए यूज होता है, हाईलैंड शब्द जो है पठार के लिए यूज होता है, प्लेटू के लिए। इसके अलावा प्लेटू तो खुद है ही। तो यूरोप में मूलतः देखा जाए तो 3 से 4 प्लेटू हैं, उससे ज्यादा प्लेटू हैं नहीं, और ज्यादातर प्लेटू वही हैं जो पर्वत अपर्दन के कारण अपर्दित होकर के छोटा सा बन गया है। एक सबसे बड़ा पर्वत जो है, वही प्लेटू जो है, वो फ्रांस और स्पेन के पास है, इसका नाम है मध्यवर्ती पठार या सेंट्रल मैसिफ बोलते हैं, यहां पे है ये पेरेनीज के ऊपर, ये एक प्लेटू रीजन है, इसका नाम है मध्यवर्ती पठार, हिंदी में मध्यवर्ती पठार, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रल मैसिफ। तो मैसिफ जहां भी लिखा हुआ देखना यूरोप में, मैसिफ पठार को कहते हैं। तो एक सेंट्रल मैसिफ कहां है, तो फ्रांस में है, ठीक है, याद रखिएगा, सेंट्रल मैसिफ, मध्यवर्ती पठार यूरोप में कहां स्थित है, तो सेंट्रल मैसिफ स्थित है फ्रांस में। डिटेल में याद रखिएगा, सेंट्रल मैसिफ फ्रांस में है। दूसरा आपको एक और पठार याद रखना है जो स्पेन में है, बेसिकली स्पेन में है। स्पेन में जो पठार है उसका नाम है, चलिए कई बच्चे हाइट लिख रहे थे ना, मैं मैसेज भी देखता रहता हूं कि आप में से कौन सा बच्चा क्या मैसेज कर रहा है। एक पठार है स्पेन में, स्पेन और पुर्तगाल में है, मसेटा का पठार, ये भी बहुत फेमस है। स्पेन और पुर्तगाल में पठार है, इस पठार का नाम है मसेटा का पठार। मसेटा का पठार 2 देशों में फैला है, और इसका ज्यादातर पठार पश्चिम में ही मिलेंगे आपको, जो मिनरल्स में रिच है वहां पठार ज्यादा है। तो मसेटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल, इस कोने में आपको पता है, कल की क्लास आपने यदि की होगी, पुर्तगाल में और स्पेन में दोनों में फैला है, और मसेटा का पठार है। मध्यवर्ती पठार या सेंट्रल मैसिफ जो मैंने बताया आपको, वो फ्रांस में है। और जर्मनी में जो हमने आपको ब्लैक फॉरेस्ट बताया, उसको कुछ किताब पठार की श्रेणी में रखते हैं, प्लेटू की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। तो ये भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, जो मैंने आपको बताया ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, उसको कुछ पठार की श्रेणी। पर्वत पठार में बस एक ही अंतर होता है, पर्वतों की चोटियां होती हैं, और पठार गुंबदाकार होते हैं, यानी पठार जो होता है वो एक तरीके से देखा जाए तो वो उसकी पिक नहीं होती, वो फ्लैट होता है। तो पठार में जो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है उसका पिक नहीं है, ऐसा है वो, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये माउंटेन नहीं है, ये क्या है, पठार है, बट लोकल नेम में उसको पर्वत कहते हैं, स्थानीय लोग उसको पर्वत पुकारते हैं। तो इस हिसाब से जो ये पर्वत, यहाँ पे जो पठार है
जिसको ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं, वो जर्मनी का मेनली पठार है। और जर्मनी इसलिए मिनरल्स में रिच है क्योंकि वहां पे कई सारे प्लेटूज हैं, उनमें से एक प्लेटूज आपने देख लिया, उसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट है। इसके अलावा बैवरिया का पठार है जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे है, यहीं पे जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पर पठार है, इसका नाम है बैवरिया का पठार, बेवरिया प्लेटू, बेवरिया का पठार है, बेवरिया प्लेटू है, बेवरिया का पठार जिसका नाम, अच्छा ये प्लेटू जो है इसी में ज्यादा कोयला वल्सेस लारेन वाला रीजन मध्यवर्ती पठार का पार्ट है। बेवरिया का पठार का पार्ट है रूर बेसिन, जो जर्मनी का रूर बेसिन है ना, कोयला क्षेत्र, तो ये बेवरिया का पठार और ब्लैक फॉरेस्ट का पठार जो है, इन्हीं दो पठारों के कारण यहाँ पे जर्मनी मिनरल्स के मामले में रिच क्यों है, तो यहाँ पे मिनरल्स से रिच धनी पठार अवेलेबल है। फ्रांस भी मिनरल्स में रिच क्यों है, क्योंकि इनके पास सेंट्रल मैसिव या मध्यवर्ती पठार है। स्पेन भी मिनरल्स में रिच है और पुर्तगाल के पास भी मिनरल्स है, इनके पास मसेटा का पठार है। जिन पश्चिमी यूरोपीय देशों के पास पठार अवेलेबल है, प्लेटू रीजन अवेलेबल है, उनके पास मिनरल्स की क्वांटिटी एज कंपेयर एज अदर कंट्रीज ज्यादा है। तो बवेरिया का पठार देख लिया आपने, बवेरिया का पठार, ब्लैक फॉरेस्ट का पठार देखा आपने, ये दोनों प्लेटू देखा। इसके अलावा जर्मनी का जो रूड क्षेत्र है, रूड भी एक तरीके का पठारी क्षेत्र है, रूड बेसिन जो यही बाइबेरिया के पठार और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में जो क्षेत्र है, कुछ उसके पास में ही स्थित है, उसका नाम है रूड बेसिन। तो रूड बेसिन में रूड क्षेत्र जो है वो भी पठारी क्षेत्र है। तो दो पठार तो देख लिया आपने। इसके अलावा और कौन कौन सा पठार है, इतना है तो लर्न रखना है आपने, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता जा रहा हूं प्लेटू रीजन्स में। और कौन सा प्लेटू है, एक दो प्लेटू और भी है, रुक जाइए मैं बताते जाता हूं। रसिया में कई सारे प्लेटू अवेलेबल हैं, लेकिन रसिया का जो मैक्सिमम पार्ट प्लेटू रीजन्स हैं वो एशियाई क्षेत्र में पड़ता है, तो उसको हम एशिया में पढ़ेंगे। अभी तत्काल रसिया का वह हिस्सा जो रसिया का वह पार्ट जो यूरोप में आता है, आधा रसिया यूरोप में आता है, तो उसमें से जो मेन प्लेटू रीजन है, एक तो यूराल माउंटेन रीजन है, ये भी मिनरल्स में रिच है। यूराल माउंटेन रीजन के अलावा जो दूसरा प्लेट मतलब मिनरल्स वाला जोन है वो यहाँ है, बोल्गा नदी के आसपास वाला क्षेत्र, एजोब सी के आसपास वाला क्षेत्र, ये भी रिल है। लेकिन यहाँ पे नेचुरल गैस ज्यादा है, यहाँ पेट्रोलियम ज्यादा है, और यहाँ आयरन लोहा ज्यादा है। तो खनिज के मामले में रूस भी काफी धनी है, क्योंकि रूस के पास कई सारे पठारी क्षेत्र हैं, प्लेटू रीजन्स हैं। अब हम दूसरे अन्य देशों की बात करें यदि, चलिए प्लेटू रीजन्स में बेसिकली यही 3-4 प्लेटू हैं आपके पास, ठीक है। कौन कौन सा प्लेटू हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट, बाइबेरिया का पठार, सेंट्रल मैसिव, मसेटा का पठार, ये इतने प्लेटू रीजन है। जो हम पेनाइन बताए थे और जो हम मोरनी बताए थे, ये भी एक तरीके से अपर्दित पर्वत श्रेणी है, तो इसको भी पठार की तरह ही देखा जाता है, लेकिन है ये छोटा सा बलित माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है दोनों, इनमें भी मिनरल्स बहुत ज्यादा है। यूरोप में न्यूएस्ट माउंटेन सीरीज कौन सा है, तो अल्पाइन माउंटेन सीरीज न्यूएस्ट है, और यूरोप में बाकी सारे माउंटेन सीरीज ओल्डेस्ट हैं। नए माउंटेन सीरीज में पेरेनीज, एपेनीज, अल्पाइन, डेनरिक, कार्पेथियन, ये नए हैं, ठीक है। और ये भी काकेसस नए हैं, यूराल नए हैं, और बाकी जितने पर्वत हैं सबके सब प्राचीन पर्वत यानी ओल्ड माउंटेन है। जैसे जूरा बताया था ना आपको, जूरा माउंटेन ओल्ड माउंटेन है, ठीक है। चलिए पर्वत और पठार का लोकेशन तो देख लिया आपने, देखा कि ज्यादातर पठार पश्चिमी यूरोप में है, ज्यादातर पठार प्लेटू रीजन पश्चिमी यूरोप में है, और इसी के लिए टर्म यूज होता है मध्यवर्ती हाईलैंड, इसी को मिडिल प्लेटू रीजन बोलते हैं। और जो ज्यादातर पर्वत है, जैसे ये पेनाइन हो, ये पेनाइन ही बोला था मैंने, हाँ पेनाइन हो गया या स्कैंडिनेवियन हो गया, ये माउंटेन सीरीज हैं। तो माउंटेन सीरीज ज्यादा उत्तर में माउंटेन सीरीज है, उत्तर में माउंटेन सीरीज है, नॉर्थ में माउंटेन सीरीज है, और साउथ में माउंटेन सीरीज है। नॉर्थ के माउंटेन सीरीज ओल्ड माउंटेन सीरीज है ज्यादा, और साउथ के माउंटेन सीरीज न्यू माउंटेन सीरीज हैं। अब हम बात करते हैं रिवर्स की, यूरोप के कहां कहां कौन कौन सा यूरोप में रिवर है। कंट्री एक बार आप जरूर रिवाइज कीजिएगा, जो लोग कंट्री वाला नहीं देखे हैं उसको हम बहुत जल्द, हम अब क्या कर रहे हैं, हम ऐप वाले का वेट नहीं कर रहे हैं, हम इनको एक नया टेक्निक आज सीखे, हम डिपार्टमेंट में अपने दोस्तों से सीखे, तो डिपार्टमेंट में क्या सीखेंगे, ठीक है, अपने दोस्तों से सीखें कि ये वीडियोस हम चाहें तो अच्छा एक दो और बच्चा ढूंढ ढूंढ के बता रहा है, एक है कैंटाब्रियन प्लेटू,
देखिए कैंटाब्रियन जो बताया था ना, वो जो हमने मसेटा बताया था, उसके बाद कैंटाब्रियन कई सारी यूरोप की छोटी पहाड़ियों को पठार के रूप में काउंट किया जाता है। तो स्पेन में कैंटाब्रियन प्लेटू और कैंटाब्रियन पर्वत पहाड़ी, तो दोनों की श्रेणी में पर्वत पहाड़ी में अक्सर कंफ्यूजन होते रहता बच्चों को। तो कैंटाब्रियन याद रखिएगा, वो स्पेन में है, वो पर्वत श्रेणी में काउंट होता है। कुछ जगहों पे कुछ किताबें अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करती है चीजों को। अब हम नदियां देखेंगे। यूरोप में सबसे ज्यादा फोकस यदि करना है तो आपको इस पे फोकस करना है, नदियों पे। पर्वत में सिर्फ 5-10 पर्वत पर फोकस करिएगा। एक कैंटाब्रियन स्पेन में, एपेनाइन इटली में, पिंडस पर्वत है ग्रीस में, पिंडस है, और इसके अलावा कैम्ब्रियन की छोटी सी पहाड़ी है इंग्लैंड में, पेरेनीज फ्रांस स्पेन के बीच बॉर्डर बनाता है, जोलोन एक छोटा सा पर्वत है, नॉर्वे स्वीडन के बीच बॉर्डर बनाता है, जोलोन लिख लीजिए। जूरा माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है जूरा माउंटेन, फ्रांस स्विट्जरलैंड के बीच में बॉर्डर बनाता है, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको पर्वत बताया, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, ये इंपॉर्टेंट है। काकेसस माउंटेन 4 देशों के साथ शेयर करता है, रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये 4 देश हैं जो काकेसस पर्वत को शेयर करते हैं। सियरा नेवेदा नाम का छोटा सा पर्वत है स्पेन में, ठीक है, और सियरा मोरेना पर्वत है स्पेन में। स्पेन पर्वत और पठार के मामले में बहुत धनी है, इसीलिए स्पेन को एक तरीके से देखा जाता है कि वो बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल प्लेस है घूमने के लिए। क्यों? ये हिली एरिया है, पूरा का पूरा एरिया हिली एरिया है, मैदान कम है वहां और पर्वत पठार ज्यादा है। तो सियरा नेवेदा, सियरा मोरेना, कैंटाब्रियन, और कैंटाब्रियन के अलावा मसेटा का पठार भरा पड़ा है पूरा यूरोप में। पूरा स्पेन जो है वो बिल्कुल प्लेटू रीजन और पहाड़ी रीजन में दिखेगा आपको, ठीक है। इस मैंने वीडियोस में जो सीखा वो अपलोड करके आपको भेजने के लिए, कई बच्चे जो रेगुलर क्लास नहीं पढ़ पाते हैं ना, उनके लिए वीडियो अपलोड करके प्राइवेट लिंक बना के हम जिसको भेजेंगे वो देख पाएंगे। तो जो सेकंड चैनल है हमारा आलोक सर लाइव वाला, उस पर अपलोड करने के लिए कल से हम एक आदमी रख रहे हैं, बच्चा जो सब वीडियो जितना अब तक रिकॉर्ड किया पढ़ा के उसको अपलोड करने की कोशिश करेगा। इससे हम वो लिंक ग्रुप में डाल देंगे, तो जिनका जो जो क्लास छूटा है वो पढ़ लेंगे आराम से। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट। अब नदी देख लीजिए, नदी के बाद खत्म है, उसके बाद आपको बस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वो देख लेंगे, और फिर एशिया को हम अभी कुछ समय के लिए रोक लेंगे, ब्लॉक कर लेंगे, और फिर हम यूरोप को, और यूरोप के बाद हम एशिया को फोकस करेंगे। मेरे दिमाग में एशिया ही चल रहा है तब से कि कितना जल्दी एशिया स्टार्ट करूं, ठीक है। यूरोप अब लास्ट है। मैप बनाने का काम आप सीख चुके होंगे, हम इसीलिए इतना बार बार मैप बना रहे हैं कि आपके दिमाग पे असर पड़े कि हमको भी सब मैप बना के प्रैक्टिस करना है। जब भी प्रैक्टिस करिए एक रफ पेज लीजिए, व्हाइट पेज, और उस पर मैप बना के ही प्रैक्टिस कीजिए। और जो जो चीज बनाई है उस चीज को बोलते जाइए कि मैंने ब्रिटेन बनाया, ये स्कॉटलैंड बनाया, ये आयरलैंड बनाया, ये आइसलैंड बनाया। लोकेशन आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए सब, ठीक है। अब हम नदी देख रहे हैं, कहां पे कौन सी नदी है। यूरोप की नदियां देख रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। यूरोप में रेगिस्तान नहीं है, डेजर्ट नहीं है। इसका कारण है यूरोप में नदियों का जाल बिछा हुआ है। कई सारी नदियां ऐसी हैं जो 7 से अधिक देशों के बीच बॉर्डर बनाती हैं, कई देशों के बीच बॉर्डर बनाती हैं, कई देशों से होके गुजरती हैं। तो यूरोप की जितनी भी नदियां हैं उन सारी नदियों को 1 बाय 1 करके आपको ठीक से समझना पड़ेगा, ठीक है। 1 बाय 1 करके यूरोप की नदियों को हम पढ़ते जाते हैं, एक एक करके बताते हैं, ठीक है। पहली नदी है, सबसे पहले हम पूरब से स्टार्ट करते हैं। पूरब में रूस के पास जहां बॉर्डर है एशिया और यूरोप का, वहां एक नदी है जिसका नाम है यूराल नदी। तो नदियों पे आप नोट करते जाइएगा, एक क्वेश्चन यदि आएगा आपको तो नदियों से ही आएगा, रिवर से आएगा। तो नदी में सबसे पहली नदी है यूराल नदी, याद रखिएगा। इस तरफ से शुरू कर रहा हूं और दूसरे कलर का पेन यूज ले रहा हूं। यहां से यूराल पर्वत से निकलता है। नदियों में हम क्या याद करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, नदियां यदि किसी भी कॉन्टिनेंट का पढ़ते हैं या कोई भी देश का पढ़ते हैं तो नदियों में हम क्या याद करते हैं। पहली चीज, नदियों का उद्गम याद करते हैं कि नदियां निकलती कहां से है, उद्गम याद करते हैं, ठीक है। और फिर नदियों का मुहाना याद करते हैं कि वो नदी गिरती कहां है, ध्यान रखना पड़ता है कि उसका मुहाना कहां है। ये 2 क्वेश्चन आता है। और उसके बाद नदियां यदि बॉर्डर बनाती हैं किन्हीं 2 देशों के बीच, यदि सीमा बनाती हैं
तो किन दो देशों के बीच सीमा बनाती हैं यदि वो महत्वपूर्ण है तो उनको याद रखना है। और लास्ट पॉइंट याद रखना होता है कि नदियां, यदि नदियों के किनारे कोई प्रमुख नगर या कोई राजधानी स्थित है तो उसको भी दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं। अन्य यदि हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो ये भी देखते हैं कि वो नदी किस तरह की नदी है, डेल्टा बनाती है या फिर ज्वार नदमुख या एस्चुअरी बनाती है। या एक और पॉइंट याद रखते हैं कि जो नदी है वो नदी सदा नीरा है यानी पेरिनियल है या फिर सीजनल है। नदियों में यही सारी चीजें याद रखते हैं। और यदि वो नदी कहीं पर भूमिगत हो जाती है तो उसको याद रखते हैं अंडरग्राउंड, जैसे लूनी नदी थी, ओकाबांगो नदी थी, वो अंडरग्राउंड हो जाती थी। तो नदियों में बेसिकली इतनी चीजों को याद रखते हैं, ओरिजिन, ठीक है, माउथ, और यदि कोई दो कंट्री के बीच बॉर्डर बनाती है तो वो, फिर उसके पास यदि कोई प्रमुख नगर है, स्पेशली कोई कैपिटल है तो कैपिटल, कौन सा कैपिटल किस नदी के किनारे वो, और यदि उस नदी का कोई डेल्टा रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या फिर ज्वार नदमुख एस्चुअरी रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो उस पर फोकस करते हैं। वन बाय वन करके देख लेते हैं कि ज्यादा नदी नहीं रटना है, 10 से 12 नदियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जो वेस्टर्न यूरोप की नदियां हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, देश के अकॉर्डिंग उनकी नदियों को फोकस करते हैं। या बहुत लंबी है नदी तो देखते हैं, ऐसे नदियां करोड़ों नदियां होंगी यूरोप में छोटी, लेकिन वो उन नदियों को नहीं पढ़ना जो छोटी छोटी नदी है। मेरे गांव में भी 3-4 नदी, एक नदी का नाम है सोतिया नदी, अब मछली पकड़ते थे उसमें हम। तो नदियां छोटी छोटी हैं उनको नहीं काउंट करते, ऐसे तो हजारों नदियां बिहार में, लेकिन मेन नदी उनको मानते हैं जो लंबी दूरी तय करती है और जिनके किनारे नगर बसे हुए हों या फिर जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हो इकोनॉमी में किसी कंट्री की, ट्रेड होता हो जिनसे, ऐसी नदियों को काउंट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूराल पे। रूस और कजाकिस्तान दो देश हैं, इन दो देशों को ये ज्वाइन करती है दो नदी, ये नदी रूस कजाकिस्तान, मतलब यूराल नदी की बात कर रहा हूं। और इस नदी का उद्गम यूराल माउंटेन है, मोहाना कैस्पियन है, यूरोप और एशिया के बीच सीमा बनाती है और यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो यूराल में बस एक पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा कि जो यूराल माउंटेन है उससे निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है, और ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, थर्ड सबसे बड़ी रिवर है ऑफ द यूरोप। अब सबसे बड़ी कौन है, सेकंड और फर्स्ट भी जानना पड़ेगा, अभी हम आ रहे हैं उन्हीं पे आ रहे हैं। थर्ड लार्जेस्ट रिवर कौन है, यूराल रिवर। रूस और कजाकिस्तान दो देश इसको शेयर करते हैं। उसके बाद है बोल्गा, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा, ठीक है, बोल्गा रिवर। जान है किसकी, रूस की। रसिया एकमात्र देश है जहां ये है नदी, और वाल्दे पहाड़ी से निकलती है, कैस्पियन सागर में गिरती है, वाल्दे पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में आके गिरती है, और इस नदी का नाम है बोल्गा। बोल्गा नदी बाल्दे पहाड़ी से निकलती है, बाल्दे पहाड़ी से निकलती है, अब छोटी सी पहाड़ी से निकलती है बाल्दे पहाड़ी से, और गिरती किसमें है, बोल्गा नदी, कैस्पियन सागर में गिरती है बोल्गा नदी, और रूस की एकलौती, मतलब सिर्फ रूस में बहती है। तो यूरोप में नंबर 1 पे कौन हो गई, फर्स्ट नंबर पे हो गई बोल्गा नदी, थर्ड नंबर पे हो गई यूराल नदी। तो जल्दी ही आपको सेकंड नंबर वाली भी पता चल जाएगा, दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो है आपको पता चलेगा, अभी जस्ट 5-7 नदियां ही पढ़ाएंगे मेनली इंपॉर्टेंट। तो एक बोल्गा देख लिया रूस में, यूराल देख लिया रूस में, रूस और कजाकिस्तान में। तीसरी नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस नदी के किनारे पोलैंड की राजधानी बसा हुआ है, और पोलैंड की जो वो राजधानी है हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा वार्सा पैक्ट, सुना है वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट जो है यूएसएसआर ने नाटो के अगेंस्ट डेवलप किया था। तो वार्सा एक नगर है, एक शहर है जो विस्टुला नदी के किनारे है, विस्टुला, और विस्टुला पोलैंड में बहती है। पोलैंड कहाँ है, जर्मनी के जस्ट बगल में एक देश है पोलैंड, और पोलैंड में विस्टुला नदी निकलती कहां से है, निकलती है पोलैंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है, और ओरिजिन इसका जो है पोलैंड में छोटी सी पहाड़ी रीजन है, यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे निकलती है और बह के चली जाती है कहां, इधर। यानी कि पूरे पोलैंड की जीवन रेखा यही है, नाम है विस्टुला नदी, विस्टुला, विस्टुला नदी है। और इस नदी के किनारे वारसा नाम का एक शहर है जो पोलैंड की राजधानी है, वारसा बसा हुआ है, इसलिए विस्टुला इंपॉर्टेंट है। विस्टुला नदी निकलती कहां से है, तो पोलैंड की छोटी सी पहाड़ी से निकलती है। अब उस पहाड़ी का नाम अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ढूंढना आसान है, तुरंत ढूंढ लेंगे 2 सेकंड के अंदर, ठीक है।
वेस्टुला नदी याद रखना आप, वो सिर्फ एक कारण से एग्जाम में पूछता है इस नदी के बारे में, और वो कारण है कि इसके किनारे एक हिस्टोरिकल सिटी डेवलप है, और वो हिस्टोरिकल सिटी जो है वो है बेसिकली वारसा, वारसा पैक्ट के नाम से फेमस है। तो याद रखिएगा वेस्टुला नदी। अच्छा, डेन्यूब की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं। वेस्टुला के बाद अगला पॉइंट है, जो अगला नदी जो है, नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइन नदी। ये जीवन रेखा है यूरोप की, तो राइन पे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, राइन नदी जो है कहां से निकलती है और किन किन देशों से होकर गुजरती है? ये यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है और ये नेविगेशन के लिए यूज होती है। आल्प्स पर्वत से निकलती है और नॉर्थ सी में जाके गिरती है। ठीक है, जर्मनी का वान, स्विट्जरलैंड का बेसल शहर, बेसल भी बड़ा फेमस शहर है, जर्मनी का वान शहर, स्विट्जरलैंड का बेसल शहर इसी नदी के किनारे बसा है, और यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है। आल्प्स से निकलती है, स्विट्जरलैंड से होते हुए, जर्मनी होते हुए नॉर्थ सी में जाके गिरती है। ठीक है, नॉर्थ सी में जाके गिरती है, और यूरोप की जीवन रेखा है ये, यूरोप की जीवन रेखा है। डैन्यूब भी आता है यूरोप की, जर्मनी की ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, पूरे यूरोप में नहीं है, तो ये जर्मनी की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। जर्मनी की सबसे पवित्र नदी है, ठीक है, राइन नदी। राइन नदी पे ही जर्मेनिया, जो जर्मनी की काल्पनिक देवी है, ठीक है, सबसे बड़ी नदी है, यातायात के लिए यूज होता है। जर्मनी की सबसे बड़ी नदी है, नाम है राइन नदी। दो शहर है राइन नदी पे, एक तो जर्मनी का वान शहर है और स्विट्जरलैंड का बेसल। बेसल कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट इकोलॉजी में, बेसल कन्वेंशन। वेसल जो है स्विट्जरलैंड का एक शहर है और राइन नदी के तट पे है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, राइन नदी जर्मनी की जान है। जर्मनी में जैसे भारत माता हम लोग इमेजिन करते हैं ना, वैसे ही जर्मेनिया एक स्त्री है, एक लड़की है, इमेजिनरी कैरेक्टर है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जर्मेनिया। तलवार के साथ उसकी इमेज आपने देखा होगा एनसीईआरटी की किताब में। तो ऐसा माना जाता है कि जर्मेनिया इसी राइन नदी पर पहरा देती है, राइन नदी पर ही रहती है, राइन नदी में रहती है जर्मेनिया। तो जर्मेनिया का कैरेक्टर जो है राइन नदी से जुड़ा है, और राइन काफी इंपॉर्टेंट और फेमस पॉइंट है, तो याद रखना राइन नदी। और निकलती कहां से? आल्प्स से। गिरती कहां है? नॉर्थ सी में, उत्तरी सागर में, और नीदरलैंड में इसका मुहाना है। और नीदरलैंड में इसके मुहाने पर एक बहुत फेमस, बहुत खूबसूरत शहर बसा है जिसका नाम है रॉटरडम। रॉटरडम जो है, रॉटरडम जो है राइन नदी के मुहाने पर बसा शहर है। जैसे गंगा का हावड़ा, गंगा के मुहाने पे कोलकाता शहर है, कोलकाता हावड़ा जो है हम लोग का उधर लास्ट में गंगा के एंड में जाके, तो उसी तरीके से ये बड़ा फेमस शहर है रॉटरडम, नीदरलैंड का है। तो एक हो गया स्विट्जरलैंड, फिर हो गई जर्मनी, जर्मनी के बाद नीदरलैंड, और नीदरलैंड में जाके मुहाना बनाती है। नीदरलैंड ऊपर नीचे बेल्जियम है, तो नीदरलैंड में जाके ये मुहाना बनाती है उत्तरी सागर में। याद रखेंगे सबसे व्यस्त नदी है, सबसे बिजीएस्ट रिवर है, और स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लिंचेस्टेन, कुछ क्षेत्र फ्रांस को भी टच करती है, यानी बहुत कई देशों से होके बहती है। मेन 3 देश है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड, लेकिन फ्रांस में भी कुछ क्षेत्र छूती है ये। और इसके अलावा लिंचेस्टाइन एक छोटा सा शहर है जो इसके किनारे है। अगले पॉइंट पे आते हैं, लिंचेस्टाइन भी एक छोटा सा देश ही कही है, शहर नहीं, देश है, छोटा सा नया सा देश। बताना भूल गया था लोकेशन का है, मैं बताऊंगा। इसके अलावा डैन्यूब जो बच्चा लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट, राइन के बाद जो याद रखने लायक नदी है वो डैन्यूब है। इसके अलावा पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है, लंदन टेम्स के किनारे है। तो टेम्स और सीन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण डैन्यूब है। ठीक है, पढ़ना तो सबको चाहिए। तो सीन नदी जो है फ्रांस का जो पठार है ना, मध्यवर्ती पठार, उसी से निकलती है और इंग्लिश चैनल में जाके गिर जाती है सीन नदी। और सबसे ज्यादा फेमस है पेरिस, जो इस नदी के किनारे है, इसलिए फेमस है। और जो सीन नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह है, इसका नाम है ली हार्वे। ली हार्वे एक बंदरगाह है फ्रांस का, जो सीन नदी के मुहाने पे है। इसी तरीके से एक और नदी है फ्रांस में ही, लायर नदी, बिस्को की खाड़ी के पास गिरती है लायर नदी। ये सब उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है डैन्यूब। डैन्यूब के बारे में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आप रख सकते हो रखना। क्यों? ये एक तरीके से देखा जाए तो नंबर 1 नदी है, यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन थी? वोल्गा। दूसरी कौन थी? यूराल। और तीसरी कौन है? तीसरी कौन है? डैन्यूब। हम नहीं पर भी बताएंगे। डैन्यूब जो है
ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है। जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है वहां से निकलती है डैन्यूब। और वहां से निकलने के बाद, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने के बाद डैन्यूब आके गिरती है काला सागर में। तो जहां से निकल रही है, जर्मनी से निकल के काला सागर का जो रास्ता सफर करती है डैन्यूब नदी, जिसको आप कह सकते हो दूसरा सेकंड लार्जेस्ट नदी है। फर्स्ट कौन थी भाई? वोल्गा। सेकंड कौन है? डैन्यूब। थर्ड कौन है? थर्ड कौन है? यूराल। डैन्यूब नदी को हम जानबूझ के थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जर्मनी से निकलती है, ऑस्ट्रिया होती हुई रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, हंगरी, यूक्रेन, क्रोएशिया, क्रोएशिया का भी क्रोएशिया है, एक अलग है क्रोएशिया, और सर्बिया, कुछ क्षेत्र मल्डोवा, मल्डोवा को छोड़ के, ठीक है, मल्डोवा में मतलब बॉर्डर के बगल से निकलती है। तो कुछ किताब मल्डोवा को मानता है, कुछ मल्डोवा को नहीं मानता है इसमें शामिल। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो डैन्यूब 10 देश से बहती है। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 देश से होके बहने वाली यही एक नदी है जो यूरोप के 10 देशों से निकलती है। ठीक है, मल्डोवा जोड़ दें तो 10 देश, मल्डोवा हटा दें तो 9 देश। दरअसल मल्डोवा के बॉर्डर से होकर गुजरती है, तो कुछ देश मानते हैं कि बॉर्डर के इस तरफ मल्डोवा है और ये बीच में है, तो मल्डोवा टच नहीं करती। तो मल्डोवा कहाँ है पता है ना आपको? यूक्रेन और रोमानिया के बीच में है मल्डोवा। ठीक है, बेलारूस के नीचे इधर रोमानिया और यूक्रेन के बीच में मल्डोवा। कल की क्लास किए होंगे तो आपको दिखा होगा। ठीक है, याद रखिएगा नदियों का कॉन्सेप्ट। इस नदी के किनारे सबसे ज्यादा शहर हैं। कौन कौन है? वियना शहर है एक, और बुडापेस्ट है ऑस्ट्रिया का, हंगरी का बुडापेस्ट है, हंगरी का बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया का वियना, और युगोस्लाविया सर्बिया का बेलग्रेड। 4 राजधानी है। कौन कौन राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना इसी डैन्यूब पे है, और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट डैन्यूब पे है, और युगोस्लाविया सर्बिया जिसको बोलते हैं उसकी राजधानी है बेलग्रेड, वो भी बुडापेस्ट पे है। और इसी तरह से एक और राजधानी है ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा राजधानी है, वो भी इसी पे स्थित है। तो यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट नदी मेरे अकॉर्डिंग ये याद रखने वाला लायक है डैन्यूब। डैन्यूब, वोल्गा, यूराल, राइन। अब एक बच गया, वो जो बच्चा कह रहा था नीपर। ठीक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है जिसकी चर्चा आपको अक्सर सब जगह मिलेगा, नीपर नदी। ठीक है, नीपर रूस, बेलारूस और यूक्रेन में बहती है, और नीपर डॉन केवल रूस में बहती है। ठीक है, टेम्स तो पढ़ी लिख चुके हैं, जिसके किनारे ऑक्सफोर्ड है, रीडिंग शहर है, लंदन है। तो नदियों में जो बेसिक नदी था, एक इटली में पो नदी बहती है। इटली में बहती है कौन? पो नदी। पो नदी बहती है, इटली में बहती है पो नदी, और एड्रियाटिक में गिरती है, इस तरफ गिरती है, तो मैंने उल्टा बना दिया है। एड्रियाटिक में गिरती है पो नदी, इस तरफ गिरती है पो नदी का नाम है पो। ठीक है, टेम्स, सीन, डॉन, छोटी छोटी नदियां हैं ये। पो, ठीक है, पो इटली की नदी, सीन फ्रांस की नदी, टेम्स इंग्लैंड की नदी, डॉन रूस की नदी। तो जो सिंगल टाइप नदी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन है? यही हमने बताया था नीपर, जो यूक्रेन, बेलारूस और रूस होते हुए यहां आके गिरती है, वो है नीपर। तो नीपर नदी मेन आपको याद रखना है यदि, तो 4 नदी याद रखिएगा। राइन एक, और राइन के बाद आ जाइए ऊपर राइन के साथ साथ डेन्यूब, डेन्यूब याद रखिए, और डेन्यूब के बाद वोल्गा याद रखिए, यूराल याद रखिए। तो वोल्गा नंबर 1 है, डेन्यूब सेकंड नंबर है, यूराल थर्ड नंबर है, यूराल थर्ड नंबर है, तीसरी बड़ी नदी है, और तब राइन जो है बहुत बिजिएस्ट नदी है। तो राइन, यूराल, डेन्यूब, वोल्गा, इन चारों पर ज्यादा फोकस करना है। यही यूरोप की ताकतवर यानी सबसे बड़ी बड़ी नदियों में से एक है। इसके अलावा छोटी छोटी नदियां बट बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे सीन, पेरिस, लंदन, टेम्स, पो, रोम जो है टाइबर नदी के किनारे रोम है। रोम पो के किनारे नहीं है, टाइबर एक छोटी सी नदी है उसके किनारे रोम है। तो यूरोप के जो फेमस कैपिटल है ना, ठीक है, अच्छा, यूरोप के जो फेमस कैपिटल्स हैं वो जिन जिन नदियों के किनारे हैं वो नदियां इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए बच्चा रटता है। टाइबर नदी जो है भूमध्य सागर में गिरती है, और इस तट पे विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, और इसी के तट पर रोम बसा हुआ है। तो टाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस पुर्तगाल में एक नदी है ड्यूगो, स्पेन पुर्तगाल में नदी है टॉगस। अब एशिया जब आएंगे तब हम उसमें बताएंगे यूफ्रेट और टिग्रिस के बारे में।
तो ये नदियां जो थी इंपॉर्टेंट थी, उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगी कहाँ पे कौन सी नदियां हैं। और इंपॉर्टेंट नदियों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जो मैंने 5 बताए, 5 इंपॉर्टेंट नदी हैं, ठीक है। डैन्यूब, डॉन, वोल्गा, यूराल, ये सब जो बताया, राइन, वेस्टुला, इस पे क्वेश्चन बनता है। सबसे ज्यादा देशों से गुजरने वाली नदी कौन है? डैन्यूब है। अगले पॉइंट पे आते हैं। पर्वत देख लिया आपने, पठार देख लिया, नदियां देख लिया आपने। इसके अलावा आप कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और देखेंगे। आपके पास यदि एटलस है तो उसमें भी कभी टाइम मिले तो देखना। जल संधियां जो यूरोप में है, सबसे ज्यादा संख्या में आपको यूरोप में कई सारी जल संधि मिलेगी। अच्छा, एल्ब नदी पूछ रहे हैं। छोटी छोटी नदियां तो बहुत सारी हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे कुछ हुआ है, यानी जिनसे होके कुछ गुजरा हो। एक एब्रो नदी है, एब्रो, एल्गो नहीं। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, एल्ब नदी सुना है मैंने, लेकिन एब्रो नदी स्पेन में है, कैंट्राब्रियन से निकलती है, ठीक है। ड्यूगो नदी पुर्तगाल में है। चलिए, एल्ब के बारे में हमको याद नहीं है कि कहां से है, ठीक है, अभी माइंड में है नहीं। जितनी नदियां थी हमने लगभग सब बता दिया आपको। और एल्बे नदी ऐसे जर्मनी और चेक रिपब्लिक की नदी है, उत्तरी सागर में बहती है, शायद उसके बारे में आप कह रहे हैं। इस पे कोई चीनी मिट्टी के लिए फेमस है एल्बे नदी। छोटी नदियों की कोई लिमिट नहीं है, उन पे ज्यादा फोकस ना करें। इंफॉर्मेशन अनंत है, सब पे फोकस करने से आप वहीं पे रहेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगले पॉइंट पे आइए। पर्वत पठार नदियों के बाद अगला पॉइंट जो है हमें देखना है कि कौन कौन सा ग्रासलैंड यूरोप में है। घास के मैदान, यानी ग्रासलैंड जिसको आप कहते हैं, मैदान कौन कौन सा यूरोप में है। बेसिकली देखा जाए तो यूरोप में स्टेपी घास के मैदान का ही एक्सटेंशन मिलता है, स्टेपी घास के मैदान का एक्सटेंशन मिलता है। इसके अलावा एक घास का मैदान है जिसको बोलते हैं पुस्टाज। क्या बोलते हैं? पुस्टाज। कहां है पुस्टाज? हंगरी में, याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया और हंगरी का जो कॉन्सेप्ट बताया है मैंने, ये हो गया आपका स्पेन वाला पार्ट, ये इटली वाला पार्ट। तो इटली और ये सब जो रीजन है, यहां तो घास के मैदान है नहीं। तो बेसिकली घास के मैदान कहाँ है? घास के मैदान इस वाले रीजन में है। वो जो रीजन आप बनाते हैं, ये रीजन, यहाँ वाले रीजन में घास का मैदान है, मध्य उत्तरी घास क्षेत्र में। तो ये जो घास का मैदान है, उसमें यहाँ पे एक देश है हंगरी। हंगरी और ऑस्ट्रिया में फैला हुआ एक बहुत उपजाऊ घास का मैदान है। उसके लिए टर्म यूज होता है पुस्टाज। पुस्टाज, ठीक है। पुस्टाज घास का मैदान जो है वो हंगरी में है, याद रखिएगा। और कोई कहे कैंटरबरी, कैंटरबरी भी एक घास का मैदान है, वो न्यूजीलैंड में है। कैंटरबरी घास का मैदान क्या है? न्यूजीलैंड में है। सवानाज घास का मैदान अलग है, वो अफ्रीका में बेसिकली है। हम यहाँ सवानाज हमेशा याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और पुस्टाज जो है ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। टेम्परेट ग्रासलैंड का मतलब होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। पूरा यूरोप टेम्परेट जोन में हो स्थित है, पूरा यूरोप शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में स्थित है। तो यहाँ पे कोई उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान हो ही नहीं सकता। तो सवाना उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, इसलिए यहाँ सवाना नहीं मिल सकता। ये जो पुस्टाज है बेसिकली किसका विस्तार है? एक घास का मैदान है, स्टेपी घास का मैदान। तो स्टेपी घास का मैदान जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, वहां से शुरू होता है। किर्गिजिस्तान, मंगोलिया जानते हैं? मंगोलिया के पास में किर्गिजिस्तान है। किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, और उसके बाद आएंगे तो यूक्रेन, रसिया का पार्ट, यूक्रेन, बेलारूस और पोलैंड, लटाविया, हंगरी। ये जो रीजन है ना, ये पूरा रीजन, ये स्टेपी घास के मैदान का एक्सटेंशन है। तो स्टेपी घास का वह मैदान जो हंगरी में पाया जाता है, हंगरी के उस स्टेपी घास के मैदान के पार्ट के लिए एक अलग से टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज होता है, जिसको कहते हैं पुस्टाज। याद रखिएगा, पुस्टाज जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ घास का मैदान है, जो कहां पाया जाता है? हंगरीज में, हंगरी में, ठीक है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की वो क्या महत्ता है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जो होता है वो ज्यादा उपजाऊ होता है, स्पेशली ज्यादा उपजाऊ होता है। और यहाँ पे व्हीट कल्टीवेशन, जो व्हीट प्रोडक्शन है, यानी गेहूं के उत्पादन में ये सबसे आगे होता है। इसीलिए ब्रेड बास्केट ऑफ दी वर्ल्ड जो कहते हैं हम, यूक्रेन को कहते हैं, क्योंकि ये रीजन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है स्टेपी घास के मैदान का।
जैसे नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी घास का मैदान है, उसी तरह से यहाँ पे स्टेपी घास का मैदान है। तो ग्रासलैंड के मामले में ये उत्तरी घास का मैदान वाला क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आगे यदि हम आ जाते हैं, दूसरी तरह से देखते हैं, घास का मैदान देख लिया, इसके अलावा इस बाकी रीजन में कहीं कोई घास का मैदान या मैदानी भाग नहीं, बस यही घास मैदानी भाग है। मैदान देख लिया आपने, नदियां देख लिया आपने, तो अब यूरोप में यह देखना है कि कहां पे कौन सा मिनरल्स पाया जाता है। ठीक है, यदि हम देखें कि यूरोप में कहां पे कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, और साथ ही साथ हम ये देख लें कि यूरोप में कहां पे कौन सा स्ट्रेट पाया जाता है, जल संधि जिसको आप कहते हैं। तो एक तो जिब्राल्टर जल संधि आपको बताया था मैंने, यूरोप में कहां पे कौन, यूरोप की जल संधियां एग्जाम में बहुत बार पूछता है। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की जल संधि और एशिया की जल संधियां। अब जल संधि यानी जिसको जल डमरू मध्य कहते हैं या स्ट्रेट कहते हैं, एक तो जिब्राल्टर बताया था, स्पेन और मोरक्को के बीच में है, स्पेन और मोरक्को को एक दूसरे से अलग करता है जिब्राल्टर। अल्पाइन घास का मैदान, बस वो जब अल्पाइन वेजिटेशन की बात करेंगे ना, तो वो पहाड़ी क्षेत्रों में उच्च भागों में जो वनस्पतियां मिलती हैं उसको अल्पाइन वनस्पति कहते हैं। वो टाइप ऑफ ग्रास है अल्पाइन, वेजिटेशन के मामले में। ग्रासलैंड नहीं है, ठीक है, घास के मैदान की जब हम बात करें तो ग्रासलैंड नहीं है। नहीं अल्पाइन। अच्छा, झीलें बच रही हैं, ठीक है, मैं झीलों पे आऊंगा, झीलों की बात करेंगे अभी, कहां पे कौन सा झील है। यूरोप में बहुत सारे झील भी हैं, तो झीलों पे भी बात करेंगे हम। पर्वत श्रेणी लगभग आपने याद कर लिया होगा, देख लिया होगा, ठीक है। और एक प्लेटू रह गया था बताने के लिए, बोहिमिया प्लेटू, एग्जाम में कभी पूछ सकता है, बोहिमिया प्लेटू बताना भूल गया था, अभी याद आया। हंगरी, जब मैं पढ़ रहा था अभी मेरे नोट्स में, तो हंगरी और ऑस्ट्रिया के पास ही एक और प्लेटू है, जिस प्लेटू का नाम है बोहिमिया प्लेटू। कभी यदि पूछ दे आपसे तो याद रखिएगा, यहाँ पे एक प्लेटू है बोहिमिया प्लेटू, नोट कर लीजिए। बोहिमिया का पठार ये हंगरी में है, कार्पेथियन के पास, ठीक है, बोहिमिया प्लेटू, बिल्कुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रूसी हाईलैंड, रशियन हाईलैंड है, वो भी प्लेटू है। एक और प्लेटू है तातरी प्लेटू। तातरी प्लेटू जो है ये हंगरी के इस तरफ जो बेलारूस और बाकी पार्ट है, यहाँ पे एक और छोटा पठार है, तातरी प्लेटू नाम है इसका, तातरी प्लेटू। तो तातरी और बोहिमिया छोटे छोटे पठार हैं। बोहिमिया आ सकता है, ऑस्ट्रिया हंगरी वाला रीजन में है बोहिमिया प्लेटू, तो याद रखिएगा बोहिमिया प्लेटू। और बाल्कन में, बाल्कन का खुद एक पठार है, बाल्कन का पठार, जिसको रोडोप का पठार भी कहते हैं। बाल्कन में भी एक छोटा सा पठार छूट रहा था, बाल्कन में एक छोटा सा पठार छूट रहा था यहाँ पे, जो सर्बिया में कुछ हिस्सा में फैला है और कुछ यहाँ पे फैला है। बाल्कन के क्षेत्र में है रोडोप का पठार, रोडोप प्लेटू, रोडोप। तो रोडोप का पठार, बोहेमिया का पठार, ततेरा का पठार, मसेटा का पठार, और एक बर्बेरिया का पठार, बेवेरिया होता है, बेवेरिया का पठार, और ब्लैक फॉरेस्ट पठार, सेंट्रल मैसिव। तो ये याद रखेंगे सारे प्लेटूज को, प्लेटूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। पुस्टाज घास के मैदान को भी याद रखेंगे। आज कुल मिलाकर के पुस्टाज हंगरीज के अलावा कौन सी कंट्री में बताया था आपने? पुस्टाज बेसिकली हंगरी में ही मिलता है, हंगरी के अलावा जो रीजन है पास में, जैसे चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, और इधर जो हम बढ़ेंगे दूसरी तरफ तो बुल्गारिया, रोमानिया वाला पार्ट है, तो इस तरफ फिर उसको स्टेपी पुकारते हैं। पुस्टाज लोकल स्थानीय नाम है, जो बेसिकली कहाँ है, ऑस्ट्रिया हंगरी, हंगरी वाले रीजन में है, तो हंगरी याद रखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास जो है बेसिकली इतनी ही है, हमने पर्वत पठार नदियों पे फोकस किया, ठीक है। कल जो क्लास होगी, कल हम एशिया पढ़ाने वाले हैं, और मिनरल्स जो है पूरे वर्ल्ड को एक साथ पढ़ाएंगे, तो उसमें मिनरल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। लास्ट में जब हम फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी हम फोकस करेंगे कहाँ पे कौन सा प्लेटू है, लेकिन वो कंबाइंड वर्ल्ड मैप पे चलेगा, सिंगल यूरोप पार्ट 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 नहीं करके। आपको एक छोटा सा होमवर्क देते हैं, कभी यदि आपको टाइम मिले तो, यदि वर्ल्ड मैप का आपके घर में लगा हुआ इमेज हो, या आपके पास कोई एटलस हो, 15 मिनट से 10 मिनट यूरोप को निहारना है, और निहारते समय सिर्फ अपनी दिमाग को कहना है कि मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, सर ने जो जो पर्वत बताया, सर ने जो पठार बताया, जो नदियां बताया, एक बार मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूं, बस इतना काम करिएगा, ठीक है।
थैंक यू सो मच, आज इतने ही क्लास रख पाऊंगा।